तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाज़िर हूँ। एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेके अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई। थोड़े दिन पहले हमने एक एपिसोड किया था मुन्ना झिगड़ा के ऊपर। उसकी बहुत सी बातें चली। कुछ और चैनल ने बोल दिया कि जो मुन्ना झिगड़ा की बात नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई स्टैंड बाई माई स्टोरी। हमने जो कहा था बिल्कुल सच था। और उसके बाद भी मेरी मुन्ना झिगड़ा से बातचीत हुई है दूसरे सोर्सेज के थ्रू। और उसने इस बात को फिर एक बार कहा है कि उसने जो मेरे से बातें कही हैं वो सही हैं, और जो उसकी एक छोटी सी क्लिप कहीं और चली है वो उसकी नहीं है, वो फेक वॉइस है। और उसने ये भी कहा कि वो किसी से उसने बात नहीं किया, और किसी चैनल से ना ही उसका नंबर किसी के पास है, ना उसकी ईमेल आईडी किसी के पास है। तो ये बातें उसने कही हैं। अब मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। जब मैंने संजय दत्त की स्टोरी दी थी 1993 में, तो भी लोगों ने कहा था कि ये नकली, इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने कह दिया था दूसरे दिन कि ये स्टोरी गलत है। लेकिन जब 4-5 दिन के बाद संजय दत्त अरेस्ट हुआ तो मेरी स्टोरी सही निकली थी। 45 साल में मेरी स्टोरीज में कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं छपा अखबारों में। ये जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात के गवाह होंगे कि बलजीत परमार कभी गलत स्टोरी नहीं करता। मैंने कभी तक अपनी लिखी हुई स्टोरी 45 सालों में वापस नहीं ली। कभी किसी स्टोरी पे क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। छोटी मोटी चैनल चलती रहती हैं, हर आदमी अपना काम करने के लिए कुछ पब्लिसिटी करनी पड़ती है, कुछ तो ये हथकंडे हैं जर्नलिज्म के, कुछ लोग अपनाते हैं। मैं ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। मैं अपने काम पे यकीन रखता हूँ, मेहनत करता हूँ, और अल्टीमेटली मेरी बात सही निकलती है। खैर, मुन्ना झिगड़ा की बात चली तो मुझे याद आया, मुन्ना झिगड़ा ने अखिल भारतीय सेना के फाउंडर लीडर जो अरुण गवली का खास आदमी था, जितेंद्र दबोलकर का मर्डर किया था। तो उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम था सादिक कालिया, या कालिया सादिक। ये नाम एक ऐसा नाम है जो उस समय अंडरवर्ल्ड में किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। कोई 20-22 मर्डर उसने अपने छोटे से 6-7 साल के करियर में किए। अब मुन्ना झिगड़ा तो 2000 में छोटा राजन पे हमले के लिए शामिल होने के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन गया अंडरवर्ल्ड में। लेकिन सादिक कालिया को लोग कम जानते हैं क्योंकि वो हमेशा लो प्रोफाइल रखता था। मुंबई में एक इलाका है अगरीपाड़ा। अगरीपाड़ा इलाके में अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन, और उसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, जहाँ पे बाबू रेशम को मारा गया था अगरीपाड़ा लॉकअप में। और उस समय उस पुलिस स्टेशन के चार्ज थे मधु जेंडे, जिन्होंने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था। तो वो बड़ा पुराना हिस्टोरिक इलाका है अगरीपाड़ा का एरिया। वो उसी एरिया में मैं कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कि करीम लाला के भाई वहाँ रहते थे, बाशु दादा वहाँ रहते थे। अलमदीना बिल्डिंग में पीर साहब, जिनका जिक्र हमने किया, वो उसी इलाके में रहते थे। वो मदनपुरा, अगरीपाड़ा एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, और नज़दीक ये सब छोटे छोटे हल्के पड़ते हैं। तो अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे छोटी सी लेन जाती है अंदर। उस लेन पे कोई 150-200 गज जाएंगे तो एक 12 चाल नाम की एक छोटी सी लोकेलिटी आती है। 12 चाल इसलिए नाम पड़ा कि वहाँ पे आम लोगों के, मजदूर वर्कर्स के रहने की 12 चाल्स हैं वहाँ पे, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की। तो क्योंकि 12 हैं इसलिए उस एरिया का नाम ये 12 चाल पड़ गया। तो वो 12 चाल के एक छोटे से घर में ये लड़का रहा करता था जिसका नाम था सादिक कालिया। 6 फुट से ज़्यादा उसकी हाइट थी। और उस इलाके में एक YMCA ऑर्गेनाइजेशन भी है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। वहाँ पे उनकी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की टीम्स बनी होती थी। एक फुटबॉल की टीम, एक हॉकी की टीम, इसी तरह वॉलीबॉल की टीम, बास्केटबॉल की टीम तो बहुत मशहूर रही है उनकी, बहुत फेमस रही है। तो उसी उनके साथ मिलते हुए जो यंग बॉयज़ क्लब था एक, जिसमें यंगस्टर उस इलाके के
डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे। उनमें से एक कालिया सादिक भी था। ये तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, लंबा आदमी था, तो ये उस यंग बॉय फुटबॉल क्लब का गोलकीपर था। तो अपनी टीम के लिए गोलकीपर का काम करता था। एथलीट था और वो गेम खेलना बड़ा एथलेटिसिज्म का काम होता है। रोज़ सुबह उठ के भागना, फिज़िकल एक्सरसाइज करना, फिज़िकली फिट रहना, और इतना फिट था वो फिज़िकली कि एक बार उसके कुछ दोस्तों को, मुझे कल भी 3-4 बार फ़ोन आया, जो इसके उसी क्लब के मेंबर थे और फुटबॉल टीम के मेंबर थे। उनमें से एक अहमद भाई हैं जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह, वो भी इसी 12 चाल में रहते थे। बचपन से सादिक के साथ बड़े हुए, खेले। उनका कहना था एक बार गंगा जमुना सिनेमा में एक फ़िल्म लगी थी और वो उसका रात को 9 से 12 का शो देखने के लिए इनको जाना था। तो ये सब लोग वहाँ आगरीपाड़ा में खड़े थे और वहाँ खड़े खड़े इनका प्लान बना के चलो फिल्म देखी जाए। तो घड़ी देखी गई तो 9 बजने में 12 मिनट रहते थे। तो इन लोगों ने फैसला किया कि हमें 12 मिनट में गंगा जमुना पहुंचना है, और ये वहाँ से भागे। आगरीपाड़ा से गंगा जमुना थिएटर में पहुंचने के लिए पूरे 12 मिनट के पहले ये लोग भाग के रेस लगाते हुए गए और 9 बजे की फिल्म थी जो टिकट लेके बैठ गए। फिल्म का जो इंट्रोडक्शन था वो मिस नहीं किया। तो ये किस्सा बहुत मशहूर है उसके इलाके में कि इतना तेज़ दौड़ता था, इतना फिजिकल स्टेमिना था कि वो जो इतना डिस्टेंस था वो 12 मिनट में कवर कर लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये अहमद भाई जाने, लेकिन मुझे ये बात और लोगों ने भी उस इलाके की बताई, क्योंकि उसी इलाके में हमारे मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, उनका पेट्रोल पंप भी है और वहाँ पे और बहुत से दोस्त मेरे उस इलाके में रहते हैं। एक दूसरा इसी गली में 12 चाल की दूसरी तरफ एक और सरदार जी का पेट्रोल पंप है, वो भी मुझे जानते हैं। मेरा अक्सर वहाँ पे आना जाना होता था। उसी गली के कॉर्नर पे एक बहुत मशहूर चाय की दुकान हुआ करती थी, और मलाई मार के चाय जो देता था आदमी, उस ज़माने में वो 10 रुपये का कप उस ज़माने में हुआ करता था। लेकिन दूर दूर से लोग वो चाय पीने के लिए वहाँ पे आते थे। तो उसी गली में काफ़ी चहल पहल इसलिए रहती थी कि वहाँ पे जो आगरीपाड़ा को रोड जाती थी, वहाँ पे 10-12 ज्वेलर्स की दुकान थी, सोने चांदी के गहनों की दुकानें। वो काफ़ी उनका रेपुटेशन था कि वो असली सोने के गहने देते हैं, मिलावट वगैरह कम करते हैं। तो उस रेपुटेशन की वजह से वहाँ पे लोगों का आना जाना बाहर से भी अक्सर रहता था। तो उसी गली में सादिक कालिया बड़ा होता है, एथलीट बनता है, और लेकिन कोई साधन ज़्यादा ना होने की वजह से वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। तो उसके बाप ने उसको एक वही उसी चाल के नीचे एक फुटपाथ के ऊपर थोड़ा सा एरिया खाली था, वहाँ पे उसको एक बांकड़ा लगा दिया, जिसको हम रेडी वेडी कह देते हैं, छोटी सी लकड़ी का स्ट्रक्चर। उसमें उसने चप्पल बेचने का काम शुरू किया, क्यों वो लोअर मिडिल क्लास एरिया था, तो सस्ते भाव की चप्पल वगैरह लेडीज़ की, जेंट्स की, वो बेचने का काम किया। वो बराबर नहीं चलता था। तो सादिक कालिया ने उस ज़माने में एक फैशन चला था घरों में मछली के छोटे छोटे जार्स रखने का, जिसको मिनी एक्वेरियम कहा करते थे। तो एक फैशन था कि हर घर में एक छोटा सा वो शीशे का जार, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ रखी जाती थी, वो उसका उसने एक्वेरियम का काम शुरू कर दिया। उसमें थोड़े पैसे अच्छे बन जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में वो 50-60 रुपये का मिल जाता था और 100 रुपये का बिक जाता था। तो इतने पैसों से उस ज़माने में बहुत बड़ा गिना जाता था। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो इस बिज़नेस में था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो खैर कहते कहते करते करते सादिक कालिया ने अपना वो मछली छोटी छोटी वो बेचने का काम भी जारी रखा। लेकिन तभी जब आपको मालूम है, जब फुटपाथ पे आप बिज़नेस करते हो तो सरकारी एजेंसी से आपके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बीएमसी वाले पैसा मांगने आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले पैसा मांगने आ जाते हैं, लोकल कारपोरेटर के कारिंदे पॉलिटिशियन वो पैसा मांगने आ जाते हैं। तो उसी बिज़नेस को लेके काम को लेके
कालिया सादिक की तू मैं हो जाती है उसके अपने ही एक रिश्तेदार से, जिसको सदिया मामा बोलते थे। वो लोग तो कहते हैं कि उसका बहन वही था, पर वो बात कंफर्म नहीं होती। लेकिन सदिया मामा से इसका झगड़ा होता है तो बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन चौपर से कालिया सादिक कालिया अपने ही उस रिश्तेदार को मार के भाग जाता है। उसके बाद इसकी दहशत जो इलाके में होती है, तो जिस हफ्ता वसूली के चक्कर में इसकी लड़ाई होती है, मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, वही काम सादिक कालिया ने करने शुरू कर दिए। वो सोने की दुकानों वालों से हफ्ता लेना शुरू कर दिया, वो चाय वाले से हफ्ता लेना शुरू कर दिया, और जो बांकड़े लगा के बैठते थे लोग, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, दाल भाजी सब्जी बेचते थे, उनसे हफ्ता लेना शुरू कर दिया। तो करते करते इलाके में इसका एक नाम हो गया और कि दादागिरी की बात इसके साथ जुड़ने लगी। तो कहते हैं कि एक बार इसको उसी चक्कर में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में इसको रखा गया लॉकअप में। लोग तो कहते हैं कि वो प्रदीप शर्मा था, लेकिन प्रदीप शर्मा ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये वाकया ही प्रदीप शर्मा के साथ हुआ था। तो जब प्रदीप शर्मा इसको इंटरोगेशन रूम में लेके गया इसके इंटरोगेशन के लिए, तो सादिक कालिया ने उसको टक्कर मारी, जो सर से माथे से टक्कर मारते हैं, और वो ऑफिसर था जो इंस्पेक्टर था वो बेहोश हो गया, इतने ज़ोर से टक्कर मारी। ये भी कहते हैं कि लोग, क्योंकि प्रदीप शर्मा के लिए ये काफ़ी नमोशी की बात थी, इसलिए उसने इसका बदला जो था वो इसके एनकाउंटर के रूप में काफ़ी सालों के बाद लिया। वो किस्सा बाद में सुनाएंगे। तो सादिक कालिया यहाँ से वो मर्डर से एक दादा गली का बन गया, उस इलाके का दादा बन गया, और वहाँ से उसको अरुण गवली ने उसको पिकअप किया। अरुण गवली का काम था कि जो यंगस्टर पहला दूसरा क्राइम करके थोड़े से लाइमलाइट में आते हैं तो उनको अपने साथ मिला के दगड़ी चाल में रख लिया करता था। तो लंबा चौड़ा आदमी था, मर्डर कर चुका था, जेल में जाके आ गया था, लोगों के लिंक्स हो गए थे। तो अरुण गवली ने इसको अपनी दगड़ी चाल में पनाह दी। इसकी मुलाकात होती है तानिया कोहली और दूसरे जो ख़ास आदमी थे अरुण गवली के, जो दगड़ी चाल में रहते तो उस किले में रहते थे, वहाँ पे इसने रहना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि जो आज़ाद पंछी होते हैं वो ज़्यादा देर जेल में नहीं रह सकते, पिंजरों में नहीं रह सकते। तो इसका वो हफ्ता वसूली का जो पैसा आता था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इसका अरुण गवली से झगड़ा हुआ। तानिया कोहली सब पेमेंट हैंडल करता था। हर महीने पुलिस वालों के लिफाफे बनते थे, पुलिस स्टेशन के लिफाफे बनते थे, दूसरी एजेंसी वालों को क्या पैसा हर महीने देना है, तो वो पुलिस वाले वहाँ पे आते थे अपना हर महीने लिफाफा उठाने के लिए। क्राइम ब्रांच के हवलदार आते थे, पुलिस स्टेशन का कारकुन आ जाता था। तो उससे सादिक कालिया ने उन पुलिस वालों से राब्ता बढ़ाना शुरू कर दिया जो लोग वहाँ पे अपना हफ्ता लेने आया करते थे। खैर वहाँ से इसका झगड़ा हुआ, इसको पैसे कम मिलते थे, देखता था कि कमाई बहुत हो रही है लेकिन जो गैंग के मेंबर्स हैं उनको कमाई का हिस्सा कम मिल रहा है। तो इसने वहाँ से दुकान चला के आया था, चप्पल बेच के, एक्वेरियम चलाता तो उसको बिज़नेस का पता था। तो उसने जो तू मैं हुई तो थोड़े दिनों के बाद इसने दगड़ी चाल छोड़ दिया। दगड़ी चाल छोड़ा तो ये डी कंपनी के टच में आ गया। छोटा शकील ने इसका जो आगे जो इसका फ्यूचर था, काम लिया जा सकता था, उसको देखते हुए उसको अपनी संरक्षण में ले लिया, अपनी छतरी के नीचे इसको बैठा लिया। तो उसी दिनों में जब डी कंपनी ने ये फैसला किया कि अरुण गवली के जो पर हैं वो काटने पड़ेंगे, ये अगर इसकी पॉलिटिकल आउटफिट हिट हो गई तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, तो उसको कमज़ोर रखने के लिए अखिल भारतीय सेना का जो जनरल सेक्रेटरी था डबोलकर, जितेंद्र डबोलकर, उसको मारने का प्लान किया गया। उसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई सादिक कालिया को, क्योंकि पहले वहाँ पे रह के आया था दगड़ी चाल में, जानता था। इसलिए उसने एक हफ्ता रैकी करके पूरी इन्फॉर्मेशन जितेंद्र डबोलकर की जुटाई, और फाइनली जब इसको खार एरिया है बांद्रा के बाद खार बॉम्बे में वेस्टर्न सबर्ब्स में, तो खार सबवे पे जब उसकी
गाड़ी को इनको इन्फॉर्मेशन आई तो साथ में मुन्ना जंगड़ा और सादिक कालिया दोनों गए और जितेंद्र दबोलकर को मारा। वो अरुण गवली के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद उसने एक महात्रे करके जो आदमी था दबोलकर असिस्टेंट, उसको अखिल भारतीय सेना का चीफ बनाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1998 में महात्रे को भी मर्डर किया गया नागपाड़ा में। तो ये जो दबोलकर का मर्डर हुआ था वो 4 अक्टूबर 1997 को हुआ था। तो उस मर्डर ने क्राइम ब्रांच को और पुलिस स्टेशन को काफ़ी हिला के रख दिया। पॉलिटिकल बहस होने लगी, पुलिस पर उंगलियां उठने लगीं, तो काफ़ी एक सेल बनाया गया एक के जितनी जल्दी हो सके कालिया सादिक को ढूंढ के इसको मारा जाए। तो एक दिन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो दादर में जो फूल मार्केट है, फ्लावर मार्केट, कोहिनूर सिनेमा जो मनोहर जोशी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका एरिया है पूरा, कोहिनूर इंस्टीट्यूट, कोहिनूर अपना होटल वगैरह सब उसी एरिया में है। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पक्का उसको कंफर्म करके प्रदीप शर्मा खुद एनकाउंटर पे नहीं जाता है, लेकिन अपने नए ऑफिसर दया नायक, जिसके ऊपर बाद में अब तक 56 फिल्म भी बनी, मेरा पुराना मित्र है, जानता है अच्छी तरह, उसको वापस नौकरी में लाने के लिए भी मैंने कुछ अच्छा काम किया था। वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपने देखी होगी। तो दया नायक जो फिजिकली पहलवानों की तरह था, उसको भेजा गया टीम के साथ कि तुम जाओ और उसको पकड़ो वहाँ दादर से फूल मार्केट के ब्रिज के नीचे। तो वहाँ पे जाके जब उसको घेरा जाता है, क्योंकि सादिक फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, दया नायक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, दोनों के हाथ में रिवॉल्वर, एक फिल्मी सीन की तरह का नज़ारा था। तो दया नायक उसको बोल रहा है कि तू हथियार फेंक दे और सरेंडर कर। वो बोलता है कि तेरे में हिम्मत है तो मेरे को आके पकड़। तो ये करते करते ये इतना नज़दीक आ गए कि इनकी हाथों-पाई शुरू हो गई, जैसे कुश्ती होती है दो रेसलर की, इस तरह सादिक कालिया और दया नायक की कुश्ती हुई, जो सैकड़े लोगों ने वहाँ पे देखी। ये दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए नीचे भी गिरे ज़मीन पे, उल्ट पुलट हुए, और फिर उसके बाद अचानक सादिक कालिया की रिवॉल्वर चल गई, जो दया नायक के थाई में उसके अपर लेग में लगी, और सब लोगों ने देखा दया नायक का खून चलता हुआ। किसी तरह दया नायक ने अपने आप को वहाँ के चुंगल से निकाला, दूर हटा, और फिर जो गोलियाँ मारी उसको इसकी टीम ने और बाकी के पुलिस वालों ने, वो पोस्टमार्टम से मालूम पड़ा कि 26 गोलियाँ सादिक कालिया को लगी थी। ये उस समय का सबसे भयानक किस्म का एनकाउंटर था। नहीं तो एनकाउंटर 2-3 गोलियों से आदमी मारी जाता है, 26 गोलियां चलाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना था कि जिस तरह उसने हमारे ऑफिसर को पकड़ के नीचे गिराया और उसके गोली मारी, तो उससे हम लोग सब गुस्से में आ गए थे, सबक देना चाहते थे अंडरवर्ल्ड को कि आगे से जो आदमी पुलिस के हाथ उठाएगा उसका ये अंजाम होगा। तो वो 26 गोलियां खाने के बाद जब सादिक कालिया का खून, वहाँ फूल जो पड़े थे रंगदार, रंग बिरंगे लाल पीले हरे फूल, उनमें कालिया के खून का लाल रंग भी मिलता हुआ लोगों ने देखा। तो ये एक अंजाम था। छोटी सी गली से निकले आदमी को शरेआम बाज़ार के अंदर कैसे मारा गया, ये थी पूरी सादिक कालिया की कहानी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।